हाय एवरीवन, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट। ये तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ चुके हैं और ये तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उसको अभी हम लोग कंसिडर करेंगे। एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.19 और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो नोट्स में बने हुए डायरेक्ट, तो नोट्स में जो क्वेश्चन नहीं है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2.19 है क्या बोल रहा है कि ये सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज ए वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। दो केस में चलेगा सॉल्यूशन इसका। केस 1 में सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 30 ग्राम, तो सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं तो WB हो गया 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर दिया हुआ है WA इक्वल टू 90 ग्राम। और जब MA निकालोगे वाटर का मोलर मास तो हम लोग को पता है 18 ग्राम पर मोल। उसके बाद वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब P दिया हुआ है कितना, P यहाँ से दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल। तो जो रॉल्स लॉ हम लोग पढ़े रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर P नॉट ए बराबर 1 माइनस XA, ऐसा। तो इसको आप ऐसे लिखो कि इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, यदि सेपरेट कर दो तो P नॉट ए बाई P नॉट ए हो जाएगा 1 माइनस P बाई P नॉट ए और 1 माइनस XA को आप लिखोगे XB। XB को यहाँ से आप लिखोगे NB बाई NA प्लस NB, तो ये 1 माइनस P बाई P नॉट ए और NB को आप लिखोगे WB बाई MB और यहाँ से हो जाएगा WA बाई MA प्लस WB बाई MB। 1 P दिया हुआ है 2.8, P नॉट ये हम लोग को पता नहीं है तो रहने दो। WB मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है 30 ग्राम, मोलर मास M नहीं पता है, WA 90 ग्राम, मोलर मास 18, WB 30 और युवा M। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो 1 माइनस 2.8 बाई P नॉट ए 30 बाई M और ये हो जाएगा 5 प्लस 30 बाई M। और इसको और यदि सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस 2.8 बाई P नॉट ए बराबर 30 बाई M और यहाँ से LCM ले लो M तो हो जाएगा 5M प्लस 30। ये M और M कट जाएगा तो 1 माइनस 2.8 बाई P नॉट ए बराबर 30 बाई 5M प्लस 30। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये पहला केस हुआ। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि फिर से उसमें 18 ग्राम वाटर ऐड किया गया, मतलब सॉल्वेंट ऐड किया गया, डाइल्यूट किया गया। तो जब 18 ग्राम वाटर फिर से ऐड किया गया तो नया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो गया 2.9 किलो पास्कल। शुरू में था 2.8, अब वाटर ऐड करने के बाद 2.9। तो जब सॉल्वेंट ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वही यदि आप यहाँ सॉल्यूट ऐड करते तो वेपर प्रेशर 2.8 से कम हो जाता। तो सॉल्वेंट ऐड कर रहा है ना, इसलिए बढ़ गया। तो जब अगला केस आप लेकर के चलोगे केस नंबर 2 तो WB तो वही रहेगा 30 ग्राम, W ये इस बार 90 नहीं 90 प्लस 18, 90 प्लस 18 तो हो जाएगा 108 ग्राम। नया वेपर प्रेशर 2.9, तो वैसे ही चलो बस यहाँ 2.9 यहाँ हो जाएगा 108। तो ऐसे ही सेम चलने वाला है, बस यहाँ जो 5 आया था अब हो जाएगा 6, ये 2.9 और यहाँ 5M की जगह 6 है, ऐसा।
तो इसको मान लो इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशन अब हम लोग के पास आया, दो इक्वेशन आए। एक आया 1 माइनस 2.9 बाई पी नॉट ए बराबर 30 बाई 6m प्लस 30, ये है 2। और 1 क्या आया था 1 माइनस 2.8 बाई पी नॉट ए बराबर 30, यहाँ था 5m प्लस 30, ऐसा। अब ये क्या करो, दोनों को डिवाइड कर दो। इक्वेशन 1 था, दोनों को डिवाइड कर दो तो ई पूरा हो जाना है ख़त्म, ए भी हो जाएगा ख़त्म। यहाँ बचेगा 2.9 2.8, ये बचेगा 30 बाई 6m प्लस 30, उलट जाएगा 5m प्लस 30 बाई 30, तो ये 30 30 कट जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2.9 6m प्लस 30 बराबर 2.8 5m प्लस 30। तो यहाँ से निकल जाएगा m मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो पहला क्वेश्चन में यही निकालना था सॉल्यूट का मोलर मास। तो सॉल्यूट का जब मोलर मास निकल गया m, अब क्या करेंगे कि इस m का वैल्यू जो है हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से किसी में भी। तो जब इस m का वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करोगे तो ये m तो पता चल गया, तो अब यहाँ से अननोन बचेगा पी नॉट ए। तो यहाँ से किसका वैल्यू कैलकुलेट हो जाना है, पी नॉट ए का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो यह हुआ जो सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उससे रिलेटेड सॉल्व करके देख लेना है। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है 2.20 जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है कि ए 5% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water if the freezing point of pure water is 273.15 Kelvin। ऐसा क्वेश्चन है। इस बार भी दो केस आने वाला है। पहला बोल रहा है केन शुगर का सॉल्यूशन है वाटर में 5%, दूसरा फिर बोल रहा है कि ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वाटर में, है कि 5% बाई मास सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर में है, हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। तो कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर, और प्योर वाटर का दिया हुआ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो यहाँ भी दो केस लेके चलेंगे। केस 1, ये जो लिखा हुआ है 5% केन शुगर इन वाटर, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो केन शुगर होता है सुक्रोज इज C12H22O11 एंड इट इज़ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम लोग B से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर यहाँ है सॉल्वेंट जिसको A से। तो ये 5% केन शुगर इन वाटर बाई मास है, इसका मतलब हो गया कि जो मास ऑफ केन शुगर है WB वो 5 ग्राम है। उसी प्रकार से मास ऑफ वाटर तो 100 - 5 कितना हो जाएगा, 95 ग्राम हो जाएगा। ऐसा 5% जो सॉल्यूशन है केन शुगर का वाटर में, इसका मतलब तो यही हुआ कि 5 ग्राम केन शुगर और 95 ग्राम जो है वाटर,
अब इस सॉल्यूशन का जो है दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन का दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब TF दिया हुआ है 271 केल्विन। और प्योर वाटर का, हमने प्योर सॉल्वेंट का भी फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है T0F 273.15 केल्विन। तो यहाँ से जब आप डेल्टा TF निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है T0F माइनस TF, तो ये दोनों को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2.15 केल्विन। अब जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वह फार्मूला है डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। डेल्टा TF पता है, KF नहीं पता है, WB पता है 5 ग्राम, WA पता है 95, तो एक बच रहा है MB। तो MB इज द मोलर मास ऑफ B मीन्स सुक्रोज, C12 H22 O11। कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का 12 इंटू 12 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, तो ये आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। तो अब इसमें से ये सारे टर्म्स का वैल्यूज पता चल गए। अब बचा यहाँ से केवल KF, तो यहाँ से हम लोग को KF कैलकुलेट कर लेना है कि क्या होगा। अब केस टू में क्या बोल रहा है कि इस बार 5% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, 5% ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब मास ऑफ ग्लूकोज WB 5 ग्राम, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 180 ग्राम पर मोल। फार्मूला से कैलकुलेट करोगे। WA तो अभी भी रहेगा 95 ग्राम। KF का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए रहोगे तो आ जाएगा। तो अब जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो इस बार यहाँ से KF निकला हुआ रहेगा, WB पता है, MB पता है, WA पता है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे डेल्टा TF। और डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस TF। तो हम लोग को TF निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। तो डेल्टा TF यहाँ आप निकाले रहोगे एंड T0F इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 273.15 केल्विन यहाँ पर, और इसमें माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 केस में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में अक्सर। तो बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट को ध्यान में रखो और फॉर्मूला जो है उससे कंपेयर करते जाओ कि कौन सा डाटा दिया हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है, तो फिर आसान हो जाता है न्यूमेरिकल। तो इस तरह से दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लोगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो बचा उसके लिए न्यूमेरिकल नोट्स में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, या फिर हम लोग उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो ये 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ये क्वेश्चंस हुए। अब जो अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम लोग को यहाँ जानना होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में बोला जाता है परासरण। परासरण क्या होता है समझते हैं इसको। जैसे मान लो कि ऐसा कोई सेटअप है, ऐसा यहाँ बीच में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इस तरह से। इस तरफ मान लो कि प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और इस तरफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मतलब हुआ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, तो ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन होगा उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाइयर कंसंट्रेशन का है कि सॉल्यूट भी मिला हुआ है, और ये प्योर सॉल्वेंट है तो कंसंट्रेशन कम होगा, लोअर कंसंट्रेशन। और ये जो बीच में है दिस इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको शॉर्ट में हम लोग SPM लिखते हैं। तो ऐसा ही सेटअप है कि एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है, दूसरा तरफ सॉल्यूशन है। प्योर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, और ये प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन एक दूसरे से सेपरेटेड हैं एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या, झिल्ली जिसमें होल्स होते हैं ऐसे। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जो होल्स होते हैं ना, होल्स ये काफ़ी छोटा, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। अब चूंकि होल्स का साइज छोटा है तो इससे कोई छोटा मॉलिक्यूल ही क्रॉस कर पाएगा। तो आप दो लो, एक सॉल्यूट लो और एक सॉल्वेंट लो, किसके पार्टिकल का साइज छोटा होगा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का। जैसे वाटर सॉल्वेंट है, नमक सॉल्यूट है, तो क्या वाटर का मॉलिक्यूल दिखाई देता है आपको, नहीं देता है, लेकिन नमक पार्टिकल तो दिखाई देते हैं। तो नमक पार्टिकल का साइज बड़ा, वाटर मॉलिक्यूल का साइज छोटा। तो वाटर मॉलिक्यूल का साइज यदि ई है तो नमक पार्टिकल जो सॉल्यूट उसका साइज रहेगा ही। तो जब ये दोनों को पास करवाओगे इस होल से, तो कौन पास करेगा, सॉल्वेंट, जिसका मॉलिक्यूलर साइज छोटा है। सॉल्यूट नहीं पास कर पाएगा, अटक जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउ द पैसेज ऑफ ओनली अ स्मॉलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड नॉट द बिगर सॉल्यूट पार्टिकल्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल अपने आप से छोटा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, और जो सॉल्यूट बड़े पार्टिकल्स हैं वे इससे पास नहीं होते हैं। कुछ नेचुरल SPM है, कुछ सिंथेटिक है। नेचुरल में जैसे पिग्स ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन, ये सभी नेचुरल है, नोट्स में उसको देखोगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है जो केवल और केवल अपने आप से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देता है, सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। तो जब ऐसे दो लिक्विड जिसका कंसंट्रेशन अलग अलग हो उसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो करेगा। और जब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जाएगा, तो जैसे मान लो कि शुरू में इसका लेयर यहाँ है, तो जब सारे मॉलिक्यूल अब इस तरफ आएंगे तो इसका लेयर तो घटेगा ना, तो मान लो घट करके यहाँ आ गया। उसी प्रकार से इसका लेयर अभी यहाँ है, तो जब मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा तो इसका लेयर बढ़ेगा, तो मान लो कि बढ़ करके यहाँ तक आ गया। तो जो लेयर घटे बढ़ेगा ना, इसके आधार पर हम लोग पता कर लेंगे कि मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from lower to higher concentration through semi-permeable membrane is known as osmosis। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर टू हायर कंसंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर के मूव करना ओस्मोसिस कहलाता है। ऑस्मोसिस हमेशा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगा, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेंगे, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इसमें ज़रूरी है, नहीं तो सॉल्यूट भी फ्लो करने लगेगा। तो यह ऑस्मोसिस था। तीन बात इसके लिए हम बोले कि ऑस्मोसिस लोअर टू हायर, केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना इसमें बड़ा ज़रूरी है। अब यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल्स हैं, कई एप्लीकेशंस हैं इस ऑस्मोसिस का, सिग्निफिकेंस है। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल इसका फॉर्मेशन ऑफ सिलिका गार्डन। फॉर्मेशन ऑफ सिलिका गार्डन, क्या है सिलिका गार्डन? देखो, सिलिका मीन्स सिलिकेट, और सिलिकेट जो है वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन एकमात्र सिलिकेट जिसको हम लोग सोडियम सिलिकेट बोलते हैं, Na2SiO3, यह वाटर में सॉल्युबल है। तो सॉलिड है, इसको वाटर में आप डिजॉल्व करोगे तो ये घुलेगा, Na2SiO3 एक्वस।
और इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ग्लास। वाटर ग्लास क्यों? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। ग्लास इसलिए क्योंकि ग्लास का प्रॉपर्टी है चमकने का। शीशा में जब लाइट पड़ता है तो रिफ्लेक्शन से चमकता है ना, उसी प्रकार से सिलिकेट में होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ग्लास। अब क्या है कि ये जो वाटर ग्लास है, सोडियम सिलिकेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें जब आप मिलाओगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का ब्लू क्रिस्टल, या सॉलिड है ब्लू क्रिस्टल्स, तो क्या होगा कि यहाँ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। जब सोडियम सिलिकेट का एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट का ब्लू क्रिस्टल्स को मिलाया जाता है तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होकर के CuSiO3 सॉलिड, जो कि अभी भी ब्लू रहेगा, प्लस Na2SO4 एक्वस प्लस 5H2O लिक्विड। तो अब क्या होगा कि जो यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से या डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जो बना है कॉपर सिलिकेट, तो मान लो कि यह कॉपर सिलिकेट तो है ब्लू, कॉपर का सॉल्ट जनरली ब्लू होता है, तो ये मान लो कॉपर सिलिकेट है CuSiO3। अब जो यहाँ सोडियम सल्फेट देख रहे हो ना, तो सोडियम सल्फेट सस्पेंशन के रूप में रहता है ऐसे, ये मान लो सोडियम सल्फेट है इसके अगल बगल, और इसके बाद फिर इधर वाटर है, इसके बाद ही वाटर है ऐसा H2O, और ये हुआ Na2SO4। अब जो यहाँ सोडियम सल्फेट का सस्पेंशन है, ये काम करता है SPM का, ठीक, और ये है प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का तो कंसंट्रेशन कम रहता है, तो कंसंट्रेशन कम रहेगा तो क्या होगा कि यह वाटर का मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन एक क्रिस्टल के अंदर घुसने लगेगा, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन शो करके। और ऐसा करने से देखोगे कि ब्लू क्रिस्टल का साइज जो है धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ते रहता है। तो अब मान लो ऐसा करो कि यहाँ ब्लू क्रिस्टल मिलाए थे, तो अब जो यहाँ साइज बढ़ेगा तो ब्लू दिखेगा ना, उसी प्रकार से कोई अलग कलर का क्रिस्टल लो, ऑरेंज ले लो और उसका करवाओ, तब जो यहाँ वाटर बढ़ेगा तो इस बार यहाँ ऑरेंज कलर से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर रेड ले लो, ग्रीन ले लो, तो अलग अलग कलर का क्रिस्टल लो, रिएक्शन करवाओ और यहाँ ऐसे ऑस्मोसिस होगा, तो अलग अलग कलर से जो है यहाँ इसका साइज बढ़ेगा और देखने में लगेगा जैसे एक बगीचा है, गार्डन। जैसे गार्डन में क्या होता है कि अलग अलग कलर के फ्लावर्स खिले होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ कि शुरू में कॉपर का लिए तो ब्लू था, तो साइज जो बढ़ेगा ब्लू में बढ़ेगा। फिर चेंज करो, इसी में आप दूसरा लो, ऑरेंज क्रिस्टल ले लो, तो ऑरेंज से बढ़ेगा, ब्लू पहले से था, ऑरेंज भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, रेड भी आ गया। तो ऐसे अलग अलग कलर जो है ग्रो होंगे धीरे धीरे, तो देखने में एक सुंदर बागीचा के जैसा लगता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिलिका गार्डन। तो यहाँ एक ऑस्मोसिस हुआ और ऑस्मोसिस के चलते ऐसा हो रहा है, इसलिए ये ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल जो इसका है वह है ऑस्मोसिस थ्रू एग मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस थ्रू एग मेम्ब्रेन क्या है समझते हैं। मान लें कि यह कोई अंडा है एक, तो ये अंडा में तो एक लेयर होता है इसके सेल का, जब अंडा बॉयल करते हो तो ऑब्जर्व करना, और इसके बाद इसका कोटिंग होता है, वाइट वाला कवर जो रहता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बॉयल अंडा को लो, तो जब बॉयल अंडा को छीलोगे तो उसका ऊपर वाला सफ़ेद पार्ट हटता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है, और उसी के बाद एक पतला सा लेयर उसके साथ जाता है, तो लेयर है ये डॉटेड वाला। अब क्या होगा कि इसको जब डाइल्यूट HCl के साथ तुम मिलाओगे तो कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व कर जाता है और ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2। तो जब ये डिजॉल्व कर जाएगा तो क्या होगा कि अब जो अंडा बचा है इसमें ऊपर का कोटिंग उसका हट गया है, वाइट वाला केवल कैल्शियम कार्बोनेट, और ये जो एक पतला सा लेयर है तो बचा हुआ रहेगा, ये बचा हुआ रहेगा ऐसा। तो काफ़ी सावधानी से कच्चा अंडा लो और उस कच्चा अंडा में डाइल्यूट HCl मिलाओ, डालो उसमें, तो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है सफ़ेद वाला कैल्शियम कार्बोनेट वो डिजॉल्व कर जाएगा
और केवल अंदर का इस सेल बचेगा लेयर उसका। अब क्या करो कि 2 कंटेनर लो, एक कंटेनर में आप फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर लो, फ्रेश डिस्टिल्ड वाटर लो, और दूसरा कंटेनर में जो है सॉल्यूशन ले लो NaCl का, कोई भी सॉल्यूशन, नमक अवेलेबल है आसानी से तो NaCl सॉल्यूशन, और दोनों में अंडा को रखो ऐसा, इसमें भी रखो इस प्रकार से। अब जब इस अंडा को तुम रखोगे डिस्टिल्ड वाटर में तो क्या होगा, देखो कच्चा अंडा है ना, तो कच्चा अंडा है तो इसके अंदर भी लिक्विड तो होएगा ही, लिक्विड। तो एक कच्चा अंडा के अंदर जो लिक्विड है इसका कंसंट्रेशन होगा यहाँ ज़्यादा, और बाहर जो फ्रेश वाटर है इसका कंसंट्रेशन होगा कम। और जो इसका सेल है, इस सेल काम करता है SPM का, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। तो यहाँ होगा ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस कैसे होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन इस मेम्ब्रेन से होकर के फ्लो करेंगे। और इस केस में देखोगे तो अंडा का साइज जो है धीरे धीरे बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल इसके अंदर घुस रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंडोऑस्मोसिस। वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ सेल के अंदर जो जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। लेकिन यदि आप ये वाला केस लोगे तो यहाँ क्या है कि बाहर आप NaCl सॉल्यूशन लिए हो, नमक मिला हुआ, तो इस बार ये बाहर वाला सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, अंडा के अंदर जो लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन कम, तो ऑस्मोसिस यहाँ भी होगा। लेकिन इस बार ऐसे होगा कि अंडा के अंदर जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाएगा, लोअर टू हायर हमेशा होता है। तो देखोगे कि यहाँ अंडा का साइज़ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इग्जोऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्जोऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यह ऑस्मोसिस का एग्जांपल हुआ कि कंसंट्रेशन यदि अलग अलग रहा दो लिक्विड का, और यदि उसमें कोई SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हमेशा वहाँ ऑस्मोसिस होगा और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर टू हायर कंसंट्रेशन फ्लो करेंगे। जैसे हम लोग एनर्जी टर्म में पढ़ते हैं ना, इंडोथर्मिक, तो इंडोथर्मिक में क्या होता है, जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो जैसे यहाँ वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है तो इंडो, और जब हीट रिलीज होता है तो इग्जोऑस्मोसिस। तो वैसे ही यहाँ वाटर इससे रिलीज हो रहा है तो ये कहलाया इग्जोऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस के 2 एग्जाम्पल्स हुए। अब ऑस्मोसिस का ही जस्ट विपरीत है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस का ही जस्ट उल्टा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, सो देखो कि जैसे मान लो कि एक आप प्योर सॉल्वेंट लो, प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे बर्तन में, अलग बर्तन में आप सॉल्यूशन लो। दोनों को एक समतल जगह पे रखो, सेम हाइट पे, सेम लेयर है दोनों में, और इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दो, ट्यूब से। तो क्या होगा, एक प्योर सॉल्वेंट है, दूसरा सॉल्यूशन है, दोनों में सेम लेयर है, एक जगह पे रखे हो, ऊपर नीचे नहीं है, और दोनों को एक ट्यूब पाइप से कनेक्ट कर दिए हो, तो क्या होगा यहाँ, तो क्या होगा, देखो सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन है ज़्यादा, प्योर सॉल्वेंट का कम। तो जब ऐसे 2 अलग अलग कंसंट्रेशन वाले लिक्विड को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाओगे तो ये दोनों लिक्विड अपना कंसंट्रेशन बराबर करना चाहेंगे। और कंसंट्रेशन बराबर कैसे होगा, तो सॉल्यूशन तरफ से सॉल्यूट का मॉलिक्यूल आएगा इधर, और प्योर सॉल्वेंट साइड से सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल जाएगा इधर। तो इधर से सॉल्वेंट कम हुआ, सॉल्यूट बढ़ रहा है, इधर से सॉल्यूट कम हुआ और सॉल्वेंट बढ़ रहा है, तो इसका कंसंट्रेशन घटेगा और इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जब दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा तब लिक्विड फ्लो करना बंद कर देगा, ना इधर ना उधर। तो अभी जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूट कम पार्टिकल हायर टू लोअर कंसंट्रेशन फ्लो किया, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में जब आप अंतर करोगे, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करते हैं लोअर टू हायर, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्वेंट सॉल्यूट कोई भी फ्लो कर सकता है हायर टू लोअर। समझे, ऑस्मोसिस लोअर टू हायर जबकि डिफ्यूजन हायर टू लोअर। ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है, जबकि डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों फ्लो करते हैं।
ऑस्मोसिस केवल लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लिमिटेड है, जबकि डिफ्यूजन लिक्विड और गैस दोनों के लिए होता है। एसपीएम का होना अनिवार्य है ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इसको डिफ्यूजन को ऐसे भी समझ सकते हो। एक और एग्जाम्पल इसका कि जैसे मान लो यह गैस सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है 15 kg गैस, एलपीजी गैस है। तो यह गैस 15 kg जब इसके अंदर भरा हुआ है टंकी के अंदर, तो इसका वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा ना। लेकिन इसी गैस को जब तुम इससे लीक करवाओ, निकालो, तो अब जो यहाँ से गैस के मॉलिक्यूल निकलेंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो यहाँ तो बहुत जगह है, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है पूरे में फैल जाएगा ऐसे, वही मॉलिक्यूल। तो सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ इतना जगह में है और वही मॉलिक्यूल अब इतना जगह में फैल गया, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट यहाँ तो सेम हुआ, लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया ना। यहाँ कम जगह था, यहाँ ज़्यादा जगह हो गया। तो यहाँ जब वॉल्यूम घट गया, इस केस में वॉल्यूम जब बहुत ज़्यादा हुआ तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, और यहाँ जब वॉल्यूम कम है तो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। मतलब गैस जो टंकी के अंदर भरा हुआ है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, और वही गैस जब बाहर निकल गया तो उसका कंसंट्रेशन हुआ कम। तो इस केस में देखोगे कि मॉलिक्यूल बड़ा तेज़ी से फैलता है, इसीलिए तेज़ी से फैलता है क्योंकि यहाँ डिफ्यूजन होता है, और गैस मॉलिक्यूल हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है, उसको ज़्यादा जगह मिलता है घूमने के लिए, वॉल्यूम बढ़ जाता है, माने कंसंट्रेशन घट जाता है। तो ये जो टंकी से गैस लीक होता है काफ़ी तेज़ी से, या डिफ्यूजन का एक एग्जाम्पल है जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन अपने आप फ्लो करते हैं, अपने आप जाते हैं। उसी प्रकार से आप जो कपड़ा रंगने वाला उजाला होता है, नील, इंडिगो, तो उजाला को जब आप बाल्टी में पानी ले लो और उसमें एक बूंद उसका गिराओ, तो जैसे ही एक बूंद उसका गिराओगे देखो बड़ा तेज़ी से फैलता है। वहाँ भी डिफ्यूजन है कि वही नील जब अंदर में पैक है तो कम वॉल्यूम में है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन, बाहर निकला तो ज़्यादा वॉल्यूम मिला तो कम। तो हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है और वो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ये ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल्स और डिफ्यूजन, इतना जो है आज हम लोग देखे। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर की ओर जाएंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस जानना जरूरी था। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है यही है, ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस तो आज हम लोग देख लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।